तरह के वेपन परमिटेड है कानून के अंदर, हम सारे वेपन उनको दिलवाने का प्रयास करते हैं। जो लेवल 4 है वो लेवल 4 जिसमें हम हथियार पूरे चलाने की AK-47 सबकी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो हम भारत में देंगे ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उसको परमिट नहीं किया है। भारत सरकार ने इस चीज को परमिट नहीं किया है कि इस तरह के जो वेपन है उनको चलाने की किसी को ट्रेनिंग दी जाए। तो उसीलिए वो ट्रेनिंग फॉरेन में दी जाएगी जहां पर ये परमिट है। छोड़ करके कल की सेना में आना चाहे तो हम उसे अच्छी सैलरी भी देंगे। सरकार से कोई मतलब नहीं, अगर हमारा मेंबर कोई खत्म होता है किसी भी कारण से, मतलब उसमें आत्महत्या या कोई भी कारण है, तो उसको रकम दी जाएगी। और अभिनंदन की भी मूछें अभी भी हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही मूछें बरकरार रहेंगी। भारतीय फौजियों की तो शान होती है मूछें। कमांडर साहब की जो कल की सेना है वो खास धर्म, खास मजहब या खास समाज के लोगों के लिए है या सबके लिए? ऐसा है कि मैं तो इंटेलिजेंस में रहा और जम्मू कश्मीर में रहा। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऐसे नहीं होते हैं जो बताए जा सके, और कई हैं ऐसे ऑपरेशन जिसको अगर भारत सरकार डिक्लासिफाइड करेगी तब बताऊंगा। तो इस कल की सेना का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ही सबको मजबूत करके योद्धा बनाना, जिससे जब भी कल की भगवान आए तो उनको पहली बात तो एक बनी बनाई सेना मिले, दूसरी बात कि हिंदू स्वयं में सशक्त हो कि वो अपने ऊपर किसी भी अत्याचार या अन्याय प्रतिकार करे। कल की सेना हमने बनाई है, कल की सेना आजाद हिंद फौज के पैटर्न पे बनी है। यानी कि आजाद हिंद फौज के बाद भारत में पहली बार एक संगठन ऐसा बना है जो पूरी तरह सेना के ही पद चिन्हों पे, सेना की ही पैटर्न पे बना है। कल की सेना से लोग क्यों जुड़े? देखिए, कल की सेना से लोग इसलिए जुड़े कि जब आप, हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि कुछ ना कुछ देश समाज के लिए करे। सिर्फ अपने लिए जीने वाले अब बहुत कम हो गए हैं। पहले था ऐसा, आज से 20-25 साल पहले मानसिकता थी कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता था, लेकिन आज मीडिया इतना आ गया कि लोग दूसरों को देखते हैं। समाज, जैसे आपका इंटरव्यू लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ इसमें पावन कार्य में मेरा भी कुछ सहयोग हो, तो ऐसे लोग जुड़ेंगे। दूसरी बात, ऐसे युवा जुड़ेंगे जो फौज में, पुलिस में जाना चाहते थे, देश की रक्षा इस तरह से करना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाए, सफल नहीं हो पाए, तो उनको वर्दी पहनने का, एक सैन्य शिक्षा लेने का, एक डिसिप्लिन फौज के तौर पर भारत की रक्षा करने का एक मौका मिलेगा। तो सादर नमस्कार। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पुष्कल द्विवेदी जी, जो कि विंग कमांडर रह चुके हैं भारतीय आर्मी में, वायुसेना में, जो कि अभिनंदन के सीनियर रह चुके हैं, और इन्होंने कई बार पाकिस्तानी सैनिकों के, चीनी सैनिकों के वो दांत खट्टे कर दिए, नाकों चने चबवा दिए, और आज ये जो है BRS लेकर के वो मौजूदा समय में हमारे साथ लखनऊ में विराजमान है। और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ गई कि एक विंग कमांडर जो है वो आर्मी से BRS लेकर के, यानी कि अपने तय समय से पहले वो छुट्टी लेकर के वो आ जाता है समाज की सेवा में। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो वहाँ की सेवा और यहाँ की सेवा में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, मैं लगभग 22 साल मैंने भारतीय वायुसेना में एज ए अधिकारी, कमीशन ऑफिसर सेवा की, और 22 साल में मैंने बहुत से ऑपरेशंस किए, मतलब अब गिनती भी नहीं हो सकती उनकी, क्योंकि मैंने एक भी टेन्योर कोई भी ऐसा नहीं किया जो कि फाइल का, डेस्क का टेन्योर था। थ्रू एंड थ्रू मैं ऑपरेशंस में रहा। सबसे भारतीय वायुसेना के सबसे जवान, सबसे यंग कमांडिंग ऑफिसर होने का भी मुझे सौभाग्य मिला, और सब कुछ करके उसके बाद मुझे ये लगा कि अब आगे क्या, क्योंकि मेरी सीनियरिटी लेवल अब ऐसी आ गई थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेशन से निकल के हेडक्वार्टर्स की पोस्टिंग मिलती, जहां पर मुझे ब्यूरोक्रेटिक काम करना पड़ता, जैसे कि IAS बैठ के करते हैं सचिवालय में, वैसा काम मुझे करना पड़ता। तो मुझे ये चीज़ गंवाना नहीं थी, और फिर देश और धर्म के लिए और भी कुछ ज़्यादा खुल के करने की इच्छा थी, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, इतना महत्वपूर्ण समय आ गया है कि अब भारत को, और विशेषतः सनातन धर्मियों को, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे जैसे लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा। फौज में रहते हुए, देखिए, फौज का डिसिप्लिन भी होता है, मर्यादाएं होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फौज में रहते हुए आप कह नहीं सकते। अच्छा। लोगों को समझा नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, जबकि मेरा प्रमोशन भी बाकी था, होने वाला था, और अगर मैं करना चाहता तो 17-18 साल की नौकरी और कर सकता था, और फौज में पूरी अपनी जवानी देने के बाद अधिकारी के तौर पे लोगों को ये लगता है कि अब तो हेडक्वार्टर्स की जॉब मिलेगी तो अब आराम की जिंदगी बीतेगी काफी। लेकिन मैंने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि हिंदुओं को सचेत करने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, भारत राष्ट्र को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जैसे लोग खुल के सामने आए और हमारे सनातनी समाज को एक ऐसा नेतृत्व दें जो उनको सही दिशा में ले जाए। देखिए, आज सनातनी समाज के पास नेतृत्व नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो लोग भी सनातनी, जितने भी सनातनी लोग मुझे सुन रहे हो, हिंदू सुन रहे हो, वही बात ध्यान दें, जितने भी लोग आपको उकसाते हैं, जितने भी लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम सरकार के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ लड़ो और अपने लोहा लो और खुद जाकर के भिड़ जाओ, वो वास्तव में आपका अहित कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपको वो सॉल्यूशन के रास्ते नहीं ले जा रहे। तो होगा क्या, जैसे हमने देखा मेवात में दंगे हुए, मेवात के दंगों के बाद अगर हिंदू भी निकल आएगा सड़क में तो सबसे पहले वो पुलिस से लड़ेगा, फिर पैरामिलिट्री से लड़ेगा, हर जगह हिंदू ही मारा जाएगा। पहले वो दंगों में मारा गया, उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा मारा जाएगा, और जेल भी जाएगा। जैसे हमने देखा दिल्ली दंगों में, देखिए अभी तक कितने हिंदू जेल में है। सही रास्ता यह है कि हिंदुओं को वास्तव में जड़ तक सशक्त किया जाए, हिंदुओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, सामाजिक रूप से सशक्त किया जाए, और लड़ने की उनके अंदर काबिलियत लाई जाए। हिंदुओं को जो है अरसों से सशक्त किया जा रहा है। कभी कई प्रकार की सेनाएं आती हैं,
शिवसेना हो गया, ऐसे सेनाएं आती हैं, फिर राजनीतिक एक अपना रंग दे करके फिर चुनाव लड़ती हैं, फिर राजनीतिक पद पे पहुंच करके मलाई काटती हैं, जनता के हाथ में सिर्फ झुंझुना आता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। देखिए शिवसेना की बात तो एक अलग है, क्योंकि शिवसेना जिस प्रकार से, ये भी एक सेना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी ने शुरू की थी वो उसको मैं सबसे अलग मानता हूँ बाकी सेनाओं में से। और बाकी जितनी भी सेनाएं हैं उनका एक पैटर्न है, उनका एक ढांचा है कि वो सिर्फ लोगों को इकट्ठा करती है, उनके सिर्फ नाम में सेना होता है, बाकी कोई सेना का काम नहीं होता, ना ही सेना का अनुशासन होता है। ठीक है, तो जो कल की सेना हमने बनाई है, कल की सेना आजाद हिंद फौज के पैटर्न पे बनी है। यानी कि आजाद हिंद फौज के बाद भारत में पहली बार एक संगठन ऐसा बना है जो पूरी तरह सेना के ही पद चिन्हों पे, सेना की ही पैटर्न पे बना है। यानी कि हमारे लोग आर्मी में रहते हुए माइंड में चला था, दिमाग में चला था कि जाकर के कल की सेना का निर्माण करना है, एक कल की सेना गठित करनी है। वहां रहकर के दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया, पहले ये बताएं। देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल वहां रह के ही विचार आया, और वो इसलिए आया कि देखिए हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि फौज की ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, यानी कि हर नागरिक को फौज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे पुराने गुरुकुल व्यवस्था में भी यही होता था कि हर बच्चे को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। तो वो ट्रेनिंग कहां से आएगी? अभी लोग जिस भ्रम में पड़े कि अग्निवीर से आएगी, तो अग्निवीर वो नहीं है, अग्निवीर एक अलग चीज है। वो ट्रेनिंग नागरिकों को कौन देगा? सरकार तो दे नहीं रही। अगर सरकार दे देती तो हमारा काम आसान हो जाता। सरकार एनसीसी चलाती है, एनसीसी में भी वो ट्रेनिंग नहीं होती जो कि वास्तव में उनको योद्धा बनाए। वो एनसीसी उनको तैयार करती है कि वो उस तरह की ट्रेनिंग ले सकें कि योद्धा बन सके, लेकिन वो योद्धा नहीं बनाती एनसीसी, उनको डिसिप्लिन बनाती है बच्चों को। तो ऐसी कोई भी संस्था इस पूरे देश में, सरकारी या गैर सरकारी, नहीं है जो कि हिंदुओं को वास्तव में एक योद्धा बनाने की ट्रेनिंग दे। तो ये विचार तो मन में था ही पहले से कि ऐसा करना है, अगर सरकार ने नहीं किया तो अब चूंकि हम ये भी देखते हैं कि हर युग का एक धर्म होता है। जो लोग ये कहते हैं कि राम राज्य आएगा, तो देखिए राम राज्य जिस युग का धर्म था उस युग में था, राम राज्य अब कभी नहीं आएगा कलयुग में। कलयुग में कल की राज्य आएगा, क्योंकि हमारे पुराणों के हिसाब से, हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की फिर अवतार लेंगे और वो कल की राज्य की स्थापना करेंगे। अब कल की राज्य की तैयारी क्या हम कर रहे हैं? हिंदू क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। हिंदू तो देखिए हर युग में भगवान राम को पुकारा गया, आर्त होकर के, दुखी होकर भगवान कृष्ण को पुकारा गया, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से तंग होकर के पुकारा गया भगवान को, तब भगवान ने अवतार लिया। लेकिन आज हिंदू कल के भगवान को पुकार भी नहीं रहा है। वो इस तरह निराश हो गया है कि वो सिर्फ राजनीतिक जुमलों में फंसा हुआ है, सिर्फ बातों में फंसा हुआ है। वो ये सोच भी नहीं रहा कि हमारा कोई अवतार आएगा, और वो ये कह भी नहीं रहा कि हमारे अवतार से कि आप आइए। तो कल की सेना का मतलब यह है कि अपने योद्धाओं को हम ट्रेन करेंगे, साथ ही साथ उनको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक रूप से भी मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारा युवा अगर कमाएगा नहीं तो फिर वो हम कैसे जनसंख्या बढ़ेगी। आज आप देखिए हमारे हिंदू समाज का एक कड़वा सच ये है, आप और हम सब जानते हैं कि एक हिंदू परिवार में अगर एक या दो बच्चा पहले से है और अगर पत्नी गर्भवती हो जाती है तो दोनों जाके चुपचाप गर्भपात करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है महंगाई हम पाल नहीं पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है। तो जब तक हम आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं करेंगे लोगों को, तो इस कल की सेना का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ही सबको मजबूत करके योद्धा बनाना, जिससे जब भी कल की भगवान आए तो उनको पहली बात तो एक बनी बनाई सेना मिले, दूसरी बात कि हिंदू स्वयं में सशक्त हो कि वो अपने ऊपर किसी भी अत्याचार या अन्याय, प्रतिकार का जवाब दे सके। कल की सेना से लोग कैसे आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, खास करके आर्थिक रूप से? जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहां पर फल के व्यवसाय में सिर्फ एक समुदाय विशेष है। वहां पर हमने अपने बेरोजगार 15-20 लड़कों को फल की दुकानें खुलवाई। अब उसमें समस्या क्या आएगी? ये काम तो कोई भी कर सकता है भाई कि फल के धंधे में अगर नहीं है हिंदू तो उसमें चला जाए, लेकिन क्या है कि प्रतिपक्ष उसको जीने नहीं देगा। लेकिन जब कल की सेना खुलवा रहा है कोई दुकान, तो उसको छूने की हिम्मत ना पुलिस प्रशासन में है ना फिर प्रतिपक्ष में है। तो यानी कि जैसे कि आप फूलों का व्यवसाय देखिए, आज फूलों का व्यवसाय मोटे तौर पे हिंदुओं के हाथ से जा चुका है। फूलों के व्यवसाय में हम ट्रेडिशनल, जो आज हमारे भुखमरी के शिकार हुए माली समुदाय के लोग हैं, हम उनको प्लेस करके उनको पूरा संरक्षण देते हैं। वो अपना, उनको कोई छेड़ नहीं सकता है, फिर चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो विधर्मी, वो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हम बाकायदा वहां पर कल की सेना का झंडा और सर्टिफिकेट रहता है कि ये प्रतिष्ठान कल की सेना की सुरक्षा के अधीन है। शासन प्रशासन इसलिए नहीं परेशान कर पाता कि कोई गलत इलीगल काम नहीं हो रहा, और हम चूंकि शासन प्रशासन का साथ देते हैं लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मजबूत करने में, इसलिए शासन प्रशासन से हमारे संबंध भी अच्छे हैं। तो शासन प्रशासन से भी समस्या नहीं होती और विधर्मी या गुंडई या माफियागिरी कोई कर नहीं पाता। तो ऐसे करके ये एक उदाहरण है, सिर्फ इसे बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, जिसमें कि जैसे कि हम सनातनी ड्राइवर प्रदान करें, जैसे आपको ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन आज आप देखिए कितने घरों में ऐसा होता है कि ड्राइवर दूसरे धर्म विशेष का था, वो बेटी बहू बेटी के साथ गलत काम कर दिया। तो हम अपने लड़के, हम पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में हमारा पैसा हमारे ही लोगों के पास जाए। तो ये इकोनॉमी से भी बहुत ज्यादा जुड़ा है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है ये। आपकी जो कल की सेना है वो आजाद हिंद फौज की तर्ज पर है, क्या प्रारूप है इसका और किस प्रकार से समाज में कल की सेना का अपना काम करेगी? देखिए, आजाद हिंद फौज की तर्ज में बनी हुई ये पहली आजाद भारत की पहली संगठन है।
हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पूरे हमने संगठन भारत को 5 कमांड में बांटा है। जैसे फौज में बांटा जाता है सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, क्योंकि हमारा मूल कार्य है शासन प्रशासन सत्ता व्यवस्था की मदद करना, लॉ एंड ऑर्डर मदद करना, अपने वॉलंटियर्स देना। जैसे हम कुंभ मेले में भी अपने 500 वॉलंटियर्स भेज रहे हैं, और कहीं पे भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो पुलिस प्रशासन सेना की मदद के लिए हम ये कार्य करेंगे। युद्ध में भी, असली युद्ध भी जब होगा तो भी हमारे लोग उसमें जाएंगे। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी? जी जी जी, हमारे पास ट्रेंड भी हैं और अनट्रेंड भी हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। हमारे पास 2 तरह से मेंबर हैं। एक मेंबर है कॉम्पिटेंट, यानी जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको हम कॉम्पिटेंट कहते हैं। एक नॉन कॉम्पिटेंट है, जो या तो जिनकी ट्रेनिंग होना बाकी है या फिर जो किसी वजह से, उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से ट्रेनिंग कर नहीं सकते। तो हमारे जितने कॉम्पिटेंट मेंबर हैं वो सब रेगुलर फोर्सेस की मदद के लिए अपने आप को उपस्थित रखेंगे। जैसे कि हमने अभी पूर्व में भी जब इजराइल का युद्ध हुआ था तो हमने खुद चीफ को लिखा था कि इजराइल में अगर आपको भारतीय सैनिक भेजने हो तो हमारी सेवाएं आप ले सकते हैं। तो ये हमारी संरचना, और हमारे यहाँ पद भी वैसे ही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, जोन कमांडर है, उसके बाद हमारे रेंजर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के नीचे, जो तहसील लेवल पे रेंजर्स हैं। तो हमारी पूरी संरचना फौज की तरह है हमारी संरचना। और हमारा कार्य वैसा नहीं है जो कोई सेना बना के लोग जो लड़कों को परेशान करते हैं, कोई पार्क में जोड़े बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी बांध रहे हैं खैनी खा के। हमें ये नहीं करना है, ना हमें धरना करना है ना प्रदर्शन करना है। हमें एक ट्रेंड योद्धाओं की फौज बनानी है जो कि देश के खिलाफ या धर्म के खिलाफ कुछ भी हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मंदिरों की सुरक्षा, बहुत से मंदिर और मठ ऐसे हैं जहां पर कि विधर्मी उनकी जमीनें कब्जा करने के प्रयास में है या मंदिरों को अपवित्र करने के प्रयास में। उसमें हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि यह मंदिर कल की सेना के अधीन है, सुरक्षा के अधीन है। तो कल की सेना की सुरक्षा में हमारे लड़के उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और अभी हमारा नाम ही इतना बन चुका है कि जब हम ये चीज बोर्ड वहां टंग जाता है उसके बाद किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं पड़ती नजर लगाने की। तो ये ट्रेंड फौज बन रही है जो कि भारत की संप्रभुता और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनी है। विंग कमांडर साहब की जो कल की सेना है वो खास धर्म, खास मजहब या खास समाज के लोगों के लिए है या सबके लिए है? देखिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि ऋग्वेद में एक प्रश्न आता है, जैसा आपने प्रश्न किया, ऋग्वेद में एक प्रश्न आता है कि जो अच्छा शासन है वो किसके लिए होना चाहिए। तो उसका उत्तर के स्वरूप में ईश्वर कहते हैं कि 5 जन के लिए शासन होना चाहिए आपका अच्छा, यानी कि 4 तो आपके वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए शासन होना चाहिए, इनको सुरक्षा देने के लिए। और 5वां वो जो अवर्ण है, जो इस वर्ण से भी इतर है, तो उसको भी सुरक्षा और अभय प्रदान करना है। लेकिन 5वें के लिए ईश्वर ने एक शर्त रखी है ऋग्वेद में कि जो 5वां अवर्ण हो वो सनातन का अपमान न करता हो, सनातन देवी देवताओं का अपमान न करता हो और बाकी 4 वर्णों को कोई हानि न पहुंचाता हो। तो जो भी नागरिक भारत के आज की डेट में जो कि हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, लेकिन जो सनातन के 4 वर्णों का अपमान नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, जैसे पारसी समुदाय है, वो पारसी समुदाय को देखिए, वो ना हिंदू मंदिरों का अपमान करते हैं ना हिंदुओं का अपमान करते हैं, तो वो हमारे 5 जन की श्रेणी में आते हैं। यानी कल की सेना का पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है। लेकिन कोई राक्षस वर्ग से है, कोई दुष्ट वर्ग से है, तो जो राक्षस वर्ग, दुष्ट वर्ग क्या करता है, वो सनातनियों को परेशान करता है और तरह तरह के जो है जुर्म करता है। तो उनके खिलाफ हमारी कल की सेना है और उनको मुंहतोड़ जवाब देकर के उनको उनके स्थान में दिखाने का पूरा कार्य कल की सेना आज भी कर रही है। विंग कमांडर साहब, कल की सेना का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई तो नहीं बनाए? नहीं, कल की सेना का हेडक्वार्टर, जो केंद्रीय हेडक्वार्टर है, वो अयोध्या जी में है, कल की मंदिर में है। हमारा कल की मंदिर है, उसी में हेडक्वार्टर है। और हमारे 5 कमांड है, तो 5 कमांड के हेडक्वार्टर अलग अलग जगह, लेकिन जो हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर है, सबसे जो ऊंची, जो आप जिसे कह सकते हैं, वो अयोध्या जी से है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राम जी की जो राजधानी थी, सुशासन का और सैन्य व्यवस्था का कोई भी हब हो वो वही होना चाहिए। कल की भगवान कब तक अवतरित हो रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, कल की भगवान जो कि कल की पुराण में जिस प्रकार से लिखा था उसमें तो अभी समय है, लेकिन भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों के हिसाब से कलयुग बहुत तेजी से समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो कई जगह ऐसा कहने में विद्वानों ने बोला कि कल के अवतार ले चुके हैं, अभी वो लगभग 8-9 साल पहले अवतार ले चुके हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। और कुछ का कहना है कि लगभग 10 से 12 साल में वो अवतार ले लेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अगले 50 साल के अंदर कल की भगवान को आ जाना चाहिए। कितनी संख्या में कल की भगवान को आप सेना सौंपने का काम करेंगे? देखिए, तो कल की भगवान के ऊपर है। हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर 5 लाख ट्रेंड वॉलंटियर पैदा कर दें। तो अगले 2 साल के लिए हमारा 5 लाख का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य कम इसलिए भी है, करने को हम 10 लाख भी कर सकते थे, बोल भी सकते थे, क्योंकि हमें मिस कॉल में मेंबरशिप नहीं बनानी है। हमारे कल की योद्धाओं की पूरी एक यूनिफॉर्म है, सर से लेकर पैर तक एक डिसिप्लिन है, एक ट्रेनिंग है। उनको हम विशेष तरह की 4 लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें जो 4थे लेवल की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर पूरा आप समझिए कि AK-47 से लेकर सारे आर्म्स हथियार चलाने की ट्रेनिंग वो फॉरेन में दी जाती है। बाकी 3 तरह की जो ट्रेनिंग है, जो कि इंडिया के अंदर जो लॉ के हिसाब से परमिटेड है, कानून के हिसाब से, तो उसमें समय लगता है। इसलिए 2 साल के अंदर 5 लाख योद्धा। एक कल की सेना के जवान के पास क्या क्या चीज, ड्रेस के साथ क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, कल की सेना के जो जवान हैं उनको हम पहले तो आर्म्स लाइसेंस के लिए सबको हम हेल्प करते हैं। अच्छा। और जिनके पास पहले से आर्म्स लाइसेंस है उसको हथियार खरीदने में हम सब्सिडी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी हमारे कल की योद्धा के पास आर्म्स लाइसेंस 12 बोर का है, अब 12 बोर की उसके पास पुरानी सी एक बंदूक है जिसकी कीमत 10-12 हजार है, तो हम उसको बंदूक को हटा करके लाख रुपए वाली ऑटोमेटिक बंदूक उसको कम पैसे में सब्सिडी देकर दिलवाते हैं, जिससे वो देश और समाज की रक्षा जो है ज्यादा अच्छे से कर सके। और जो जिनके पास हथियार नहीं है उनको हम कानूनी तौर पर हथियार रखने के लिए आवेदन करवाते हैं, उसमें मदद करते हैं। देखिए, हम कल की सेना कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जो भारत सरकार के कानूनों के विरुद्ध हो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य यही है। हमको पता है आज भारत के अंदर 1 लाख
सिटीजन्स पे, 1 लाख नागरिकों पे सिर्फ 147 पुलिस वाले हैं। और भारतीय फौजों में, पैरामिलिट्री में 4 से 6 लाख की कमी है। यानी कि किसी दिन अगर इंटरनल एग्रेशन हो गया, यहाँ गृहयुद्ध की स्थिति आ गई या दंगे की स्थिति में भी देखिए हमारी पुलिस बेचारी पर्याप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले नकार रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए एक थाने की नफरी 14 से 20 की नफरी होगी, 14 से 20 लोग होंगे थाने में, और नागरिक वहां पर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख होंगे, तो कैसे वो भिड़ेंगे? हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, इसीलिए कल की सेना कभी भी किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं करती। तो कानून के अंदर जितने भी परमिटेड, जिस भी तरह के वेपन परमिटेड है कानून के अंदर, हम सारे वेपन उनको दिलवाने का प्रयास करते हैं। जो लेवल 4 है, वो लेवल 4 जिसमें हम हथियार पूरे चलाने की, AK-47 सबकी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो हम भारत में देंगे ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उसको परमिट नहीं किया है। भारत सरकार ने इस चीज को परमिट नहीं किया है कि इस तरह के जो वेपन है उनको चलाने की किसी को ट्रेनिंग दी जाए। तो उसीलिए वो ट्रेनिंग फॉरेन में दी जाएगी जहां पर ये परमिटेड है। तो हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारत के सभी नागरिकों से ये मेरा वादा भी है कि अगर कभी मुझे लगा कि ये सेना गलत दिशा में जा रही, गलत दिशा मतलब भारत के खिलाफ, अगर भारत के खिलाफ मुझे लगा या भारत के नागरिकों के खिलाफ अगर ये सेना कभी जा रही है, तो मैं स्वयं ऐसा कर दूंगा कि ये सेना समाप्त हो जाए। तो ये हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है कि हम भारत की एकता अखंडता को बचाएं, भारत के धार्मिक चिन्हों को बचाएं, भारत के मठ मंदिर धर्मगुरुओं को और अच्छे नागरिकों को बचाएं। तो मुझे लगता है इतना पवित्र उद्देश्य है, इससे सरकार को कोई डर होगा? हाँ, कुछ लोग फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, तो वो तो हर युग में होता है। कल की सेना से लोग क्यों जुड़े? देखिए, कल की सेना से लोग इसलिए जुड़े कि जब आप, हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि कुछ ना कुछ देश समाज के लिए करे। सिर्फ अपने लिए जीने वाले अब बहुत कम हो गए हैं। पहले था ऐसा, आज से 20-25 साल पहले मानसिकता थी कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता था, लेकिन आज मीडिया इतना आ गया कि लोग दूसरों को देखते हैं समाज। जैसे आपका इंटरव्यू लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ, इसमें पावन कार्य में मेरा भी कुछ सहयोग हो, तो ऐसे लोग जुड़ेंगे। दूसरी बात, ऐसे युवा जुड़ेंगे जो फौज में, पुलिस में जाना चाहते थे, देश की रक्षा इस तरह से करना चाहते थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं जा पाए, सफल नहीं हो पाए, तो उनको वर्दी पहनने का, एक सैन्य शिक्षा लेने का, एक डिसिप्लिन फौज के तौर पर भारत की रक्षा करने का एक मौका मिलेगा। तो लोग इससे धार्मिक रूप से भी जुड़ेंगे, क्योंकि चाहते हैं मंदिर मठों की रक्षा हो। बहुत सारे कारण, हमारे उद्देश्य गौरक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, सारे ही उद्देश्य ऐसे हैं जिससे कि लोग जुड़ना चाहते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, प्रक्रिया रहेगी, अभी हम कुछ दिन में हमारी वेबसाइट www.kalkisena.co.in, ये वेबसाइट हमारी, इसमें एक फॉर्म आएगा। 4 प्रकार की मेंबरशिप हमारे पास है, उन चारों मेंबरशिप का विवरण होगा, और जो भी मेंबर बनना चाहे उसमें जिस प्रकार से वो वहां से बन सकता है। चार्जेस होंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप सिर्फ एक है जो कि ऑनरेडी मेंबरशिप है, वरना सारे मेंबरशिप में चार्जेस है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको ही पता है। और 100 रुपए का चार्ज है, बहुत मतलब कम भी चार्ज है, और जो बोर्ड मेंबर बनेंगे ज्यादा भी चार्ज है। तो जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन की इच्छा होगी, जैसे जो लोग हमारे बोर्ड मेंबर हैं, उनका हमारी वेबसाइट में पूरा फोटोग्राफ रहता है, यानी कि वो वही सेना को चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही किसी को पद लेना है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर एंड अबव का पद लेना है, तो उसके लिए एक मेंबरशिप है कि इतना नियत, इस मेंबरशिप के नीचे वाले वो पद नहीं ले सकते। सामान्य जनता के लिए 100 रुपए वाली मेंबरशिप है, वो रिक्शे वाले, रेडी वाले, गरीब आदमी जिनको कोई परेशान करता है, जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको 100 रुपए देकर के इतना बड़ा परिवार मिलेगा, जो परिवार हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा और दुख सुख में। हमारी एक इंश्योरेंस स्कीम भी है, जिसमें कि कोई सरकार से कोई मतलब नहीं, अगर हमारा मेंबर कोई खत्म होता है किसी भी कारण से, मतलब उसमें आत्महत्या या कोई भी कारण है, तो उसको रकम दी जाएगी। तो इस तरह के लाभ जो लेना चाहते हैं लोग, वो 100 रुपए वाली मेंबरशिप से भी जुड़ सकते हैं। मुख्य रूप से कल की सेना आने वाले दिनों में कहां देखी जाएगी, कहां इसके जो है यूं कहें कि ऑफिस होंगे, इसके कार्यालय होंगे, इसके ट्रेनिंग सेंटर होंगे? देखिए, कल की सेना सबसे ज्यादा तेजी से तो उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। आज के समय में हमारे उत्तर प्रदेश में ही काफी पदाधिकारी बन चुके हैं, जबकि अभी हमने सामान्य जनता के लिए खोली भी नहीं है मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप उन लोगों को दी गई है जो जिनको हम ये समझते हैं कि वो समाज सेवी हैं, समाज के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद जनरल पब्लिक के लिए भी खोली जाएगी, जैसा मैंने बताया। तो 5 हमारी कमांड है, और हर कमांड का ऑफिस अलग अलग जगह है। जैसे ईस्टर्न कमांड का कलकत्ता में है, वेस्टर्न कमांड का जो है हमारा इधर अपना अहमदाबाद में है, हमारी सेंट्रल कमांड का लखनऊ में है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, सेंट्रल कमांड का ये हेड ऑफिस है। ऐसे ही हमारा जो है नदन कमांड का दिल्ली में है। तो ऐसे हमारे, और बेंगलोर में सदन कमांड का है। 5 कमांड के हमारे ये मुख्य ऑफिस है। उसके अलावा हर जिले में जहां जहां जोन कमांडर और डिस्ट्रिक्ट कमांडर की नियुक्ति हो रही, वहां हमारे ऑफिस खुल रहे हैं। तो अब तक तकरीबन 40 जिलों में हमारे ऑफिस यहाँ खुल चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक अंतिम सवाल आपसे, जब आप सेवा में थे, विंग कमांडर थे और आर्मी से जुड़े हुए थे, और आपके साथ अभिनंदन जी भी थे, तो अभिनंदन जी की मूछें और आप दोनों की मूछें जो है वो लगभग रहती थी। अभी थोड़ी मूछें भी बड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ दाढ़ी। देखिए, ऐसा है ना कि जब मैं सेवा में था, सेवा में ऐसा होता है कि मैं अभी भी सेवा में हूँ। फौज में जो अधिकारी होता है वो कभी भी अपने रिजर्व लायबिलिटी से मुक्त नहीं होता। पहले तो बिल्कुल टिप टॉप रहते थे। हाँ, और तो अब क्या है, दाढ़ी बढ़ गई है, मूछें बढ़ गई हैं। अब क्या है, चूंकि अब एक धर्म का ज्यादा बड़ा आधार है। मैं शंकराचार्य जी से भी जुड़ा हुआ हूँ और भी धार्मिक चीजों से, और सेना का वो डिसिप्लिन अब मेरे ऊपर अब नहीं आता कि दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। दाढ़ी हम बढ़ा सकते हैं, स्पेशल फोर्सेज में ऑपरेशंस में दाढ़ी बढ़ाते हैं। मेरी पहले की फोटो भी है दाढ़ी बढ़ी हुई, फौज के समय की भी। लेकिन अब तो एक तरह से कह लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा लिबर्टी है, थोड़ा ज्यादा स्वतंत्रता है, तो अब दाढ़ी बढ़ गई है। अब अगर इच्छा करेगी दाढ़ी हटा देंगे, ऐसा कुछ दाढ़ी के साथ ऐसा है नहीं। लेकिन मूछें हैं, मूछें रहेंगी, पहले भी थी और अभी भी है। और अभिनंदन की भी मूछें अभी भी हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमेशा ऐसे ही मूछें बरकरार रहेंगी। भारतीय फौजियों की तो शान होती है मूछें। कभी भारतीय फौज में रहते हुए ऐसा लगा कि मौत के मुंह में जा रहे हैं, या इस मिशन पे भेजे जा रहे हैं तो शायद वापस लौट के आना ना हो? नहीं, ऐसा तो कई बार लगा, और हर सैनिक की जिंदगी में ऐसे समय आते हैं।
तो वो इसीलिए जो आज आपने तक पाकिस्तानी सैनिकों से कभी आमने सामने की टक्कर रही हो? देखिए, ऐसा है कि मैं तो इंटेलिजेंस में रहा अच्छा। और जम्मू कश्मीर में रहा। हाँ। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऐसे नहीं होते हैं जो बताए जा सके, और कई हैं ऐसे ऑपरेशन जिसको अगर भारत सरकार डिक्लासिफाइड करेगी तब बताऊंगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आज जो हम धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं वो यही मान के कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु तो शायद बहुत पहले हो जाती, ईश्वर ने वो जान दोबारा दी या तिबारा दी या चौथी बार दी, तो अब हम तो कई बार मर चुके हैं। इसीलिए हमारी कल की सेना का जो लोगो है उसमें भी एक खोपड़ी बनी हुई है, यानी कि जो योद्धा है वो मान के चलता है कि वो मर चुका है पहले, अब जो जीवन है वो सिर्फ देश और धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, जो भी उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए है। तो अब यही लगता है कि जो भी जीवन भगवान ने बार बार दिया वो देश धर्म के लिए ही सफल हो, तभी ये कल की सेना बनी। आपकी कल की सेना और अग्निवीर काफी सिमिलर दिख रही है मुझे, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग थी और आप वाली मान लीजिए लाइफ टाइम रहेगी, उसमें भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी और A to Z ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अग्निवीर योजना कहीं तक ठीक थी? अगर नहीं, मैं तो अग्निवीर योजना के सख्त खिलाफ हूं, और जल्द से जल्द भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस योजना को एकदम बंद कर दिया जाए, क्योंकि निष्कर्षतः इस विषय में मेरे YouTube में भी इंटरव्यू पड़े हुए हैं, कोई सर्च करेगा मेरा नाम विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी अग्निवीर लिखेगा, आ जाएंगे। सो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया है कि क्यों ये योजना खराब है भारतीय सेनाओं के लिए। तो अग्निवीर के तो मैं खिलाफ हूं, लेकिन अग्निवीरों का कल की सेना में स्वागत है। जैसे 4 साल बाद अगर कोई अग्निवीर छोड़ करके कल की सेना में आना चाहे तो हम उसे अच्छी सैलरी भी दिलवाएंगे, अच्छी सैलरी भी देंगे। हाँ, क्योंकि वो ट्रेंड है, तो हम उसको, अब मैंने बताया ना कि हम आर्थिक रूप से भी जोड़ेंगे। तो जो अग्निवीर हमारे साथ काम करेगा हम उसको सैलरी भी अच्छी देंगे और एक अच्छा जीवन भी उसको मिलेगा और एक बहुत अच्छा उद्देश्य मिलेगा जीने का। तो फौज की ही तरह पावन उद्देश्य हमारा भी है। तो जो भी अग्निवीर हमें ज्वाइन करना चाहे उनका स्वागत है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार, प्रणाम। तो हमारे साथ थे कल की सेना के चीफ और विंग कमांडर रहे पुष्कल द्विवेदी जी, जिनसे खुलकर वार्ता हुई है खास करके कल की सेना के बारे में। और कल की सेना जिस हिसाब से सर ने अभी बताया है उस हिसाब से काफी व्यापक अंदाज में यूपी में वो इस समय प्रसिद्ध हो रही है। तो आप लोग कल की सेना से जुड़ करके और अपने सपनों को एक नई उड़ान और एक अच्छी डिसिप्लिन देते हुए देश की रक्षा में वो काम आ सकते हैं। और कल की सेना से जुड़ने के लिए जल्द ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके वो कल की सेना से जुड़ करके अपने देश समाज के लिए काम कर सकते हैं। वैसे विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मैं जरूर बताएं। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के हमारे साथ बने रहें टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।